ओके, सो अब हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स। आई अगेन रिपीट, क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नेम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे इसको सीबीएसई सैम्पल पेपर के नोट्स के सॉल्यूशंस के साथ भी। ठीक है, ये क्लास 10th का है और ईयर इसका 2020 और 21 का है। ठीक है, चलिए मैं इसे जूम कर लेती हूँ और हिंदी में भी हम इसे देखने वाले हैं आज। हिंदी में है ये अर्थशास्त्र पार्ट 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, मैं दोनों के साथ साथ आप लोगों को कराती जाऊंगी, साथ साथ मेरे को बताते जाना। चलो पहले एक बार बुक वाला निकाल लो, सैम्पल पेपर वाला। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है या क्या चीजें क्या क्या होती है, पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पर ना सबकी डिफाइंस दे रखी हैं, डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो पहले हम वो करेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस में पहला क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इट इज अ कंपनी, एक तरह की कंपनी है दैट ओन और कंट्रोल, जो खुद की या फिर किसी चीज को कंट्रोल करती है। प्रोडक्शन, किस चीज का कंट्रोल करती है, प्रोडक्शन का, इन मोर देन अ वन नेशन, एक या एक से ज्यादा नेशंस में। सेटअप ऑफिसेस, ये ऑफिसेस सेटअप करती है, फैक्ट्रीज बनाती है उन जगहों पर वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी, जहां पर चीप लेबर हो, जहां पर रिसोर्सेज हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या आए, लो आए। फिर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ग्लोबली देती है इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। कॉम्प्लेक्स मैनर का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्टली, जहां हम काम करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब वहां होता है जहां आप एज अ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजों में इन्वेस्ट करो, उसका बाद में आपको आउटकम क्या मिले, अच्छा मिले। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मनी दैट स्पेंड टू बाय एसेट्स। हम कुछ एसेट खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं, एसेट्स। जैसे एसेट्स क्या हो गए आपके पास, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स या फिर अदर इक्विपमेंट्स जो किसी फॉरेन कंपनी को चाहिए। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, मोर देन दैट, आप मतलब वो एसेट्स जो आप एक से ज्यादा चीजों पे खर्च करते हो, फॉरेन कंपनीज के अंदर ये होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स बिटवीन द कंट्रीज। यहाँ पर आपके प्रोडक्शन के अंदर बहुत तेजी से प्रोसेस या ग्रोथ होती है, जहां आप दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में मार्केटिंग करते हो। देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का भी है मूवमेंट, ये सर्विसेज का भी है, टेक्नोलॉजी का भी है और लोगों का भी है। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस दैट आर सेट अप टू रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है वो लिमिटेशन जो एक गवर्नमेंट सेट करती है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज द काइंड एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी ट्रेडेड। ये आपको काइंड मतलब जो चीजें आप खरीद रहे हो उसके बारे में, और जो उसकी क्वांटिटी है, कितनी खरीद रहे हो उसके बारे में भी बताता है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट्स की चीजों पे क्या कराया जाता है, टैक्स कराया जाता है, टैक्स पे करना पड़ता है ट्रेडिंग। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवाद। रिमूवल ऑफ और बैरियर्स, सभी बैरियर्स को क्या कर दो, हटा दो, खत्म कर दो। इम्पोर्ट पर से और एक्सपोर्ट पर से जो कौन लगा रहा है, गवर्नमेंट लगा रही है। इसे हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसे सीज के नाम से जाना जाता है। इसके ब्रैकेट में डाल लो, डालो, लिखो। लिख लिया, सीज कैसे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देयर आर इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जो इंडिया में सेटअप करे गए हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दीज जोन्स हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और रिक्रिएशनल एजुकेशन फैसिलिटीज। कंपनीज जो है वो यहाँ पर टैक्स पे नहीं करते इनिशियली, कौन से पीरियड तक के लिए, 5 साल तक के लिए। अब आ जाओ एक बार नोट्स वाले पॉइंट पर, निकालो नोट्स। सब एक साथ हो जाएगा ना वो, पर पता नहीं चलेगा, उतना ही टाइम उसमें लगेगा, टॉपिक सारे एक साथ कवर हो जाएंगे। फिर अब मैं इसको इतना ही जो उसके कॉमन कॉमन चीजें हैं वो मैं आपको हिंदी से भी करा दूंगी, आपको जो करना है। निकाल लिया, चलिए देखिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फेमस। आप बड़े लेवल पर क्या हो चुके हो, हाउ
यू हैव हाउ हैव आर मार्केट बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन द रिसेंट ईयर, कैसे हमारी मार्केट जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है मतलब रिसेंट ईयर के अंदर. फ्यू ईयर बैक्स, कुछ सालों पहले, देयर वर ओनली फ्यू ब्रांड्स, कुछ ही ब्रांड्स हुआ करते थे अलग अलग गुड्स के मार्केट के अंदर. कंज्यूमर डिड नॉट हैव अ रियल चॉइस, कंज्यूमर के पास रियल चॉइस नहीं थी. एंड हैज नो ऑप्शंस, और कोई ऑप्शंस भी नहीं थे टू परचेज अ पर्टिकुलर ब्रांड. तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, एक पर्टिकुलर ब्रांड को क्या करते थे, चूज करते थे और खरीदते थे. जैसे बताओ बताओ पहले के टाइम पे कंज्यूमर कौन 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 से पर्टिकुलर ब्रांड्स को खरीदा करते थे. तीन चार ही ब्रांड होते थे नॉर्मल जो, उन्हीं को खरीदते थे. जैसे मैं आपको कॉमन बताऊं, हाँ कैंटाबेल, कैंटेबल सुन लो बस, हाँ, एडिडास सुन लो, वो तो बाद में, हाँ ठीक है. और क्या सुन लोगे, H&M सुन, पेंटूनी का ही था मतलब. हाँ ट्रेंड में जो था उसी को सुनते. H&M सुन लो, ठीक है. और बेसिक नीड्स पर जाओगे तो तुमने कोलगेट सुना होगा, पेप्सोडेंट सुना होगा. कोलगेट, वो होता कोलगेट नहीं बोलते उसे, पर नाम है कंपनी का तो कोलगेट ही बोलते हैं. जेरोक्स को बोलते हैं. हाँ समझ रहे हो. और जैसे तुम क्या सुन सकते हो, मक्खन में कौन सी ब्रांड सुनी अब तक तुमने, अमूल ही सुने हैं. अमूल. और कौन सा सुना, उसमें तुमने फ्लेवर्स अलग अलग देख लिए होंगे बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखा होगा. और इसके अलावा और कौन सा सोचते हो, डिलाइट नहीं, डिलाइट भी नहीं है. और नटराज आता था. स्टेशनरीज में नटराज फेमस है. अब एक नटराज बहुत और डॉम्स आता था. डॉम्स अब थोड़ा बहुत फेमस हुआ हो जो. और कौन सा सुना, लोग बाग भरोसा ही नहीं करना चाहते. सुजाता. ठीक है सुजाता. और बस, है ना. और सोचो खाने पीने में और तुमने क्या सुना होगा, KFC. अच्छा ठीक है, ठीक है. KFC के अलावा तुमने और क्या सुना. वो हल्दीराम. मैं तो नॉनवेज आइटम की बात कर रही हूँ. चल हल्दीराम सुना, बढ़िया से बढ़िया तूने हल्दीराम सुना. और सोच, बर्गर किंग सुन लिया होगा, वहां पे बर्गर्स मिलते हैं, बर्गर्स के लिए फेमस है ना. और मैकडोनल्ड, कुछ ही जगहों पर अभी. अब पर जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन अब बड़ा है, अब तो सब जगह है, अब अलग अलग है. अब बर्गर तुम्हें हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएगा और रेस्टोरेंट से काफी अच्छा मिल जाएगा, है ना. नाउ वी हैव वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब हमारे पास बहुत अच्छी सर्विसेज है, बहुत अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है, चॉइसेस है. द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन, कार्स, ये सब अलग अलग अब तेजी से बनते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती जा रही है. पहले सिर्फ एक नोकिया आता था, थोड़े नोकिया में बदलाव हुए होंगे तो सैमसंग, ब्लैकबेरी कंपनीज आगे बढ़ गई होंगी तो आपने अलग अलग चीजें देख ली होंगी, ठीक है. एन एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स, एक एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स हमें देखने को मिला तकरीबन तकरीबन हर तरह की गुड्स में. जैसे लोगों ने शर्ट्स को कहां से देखना चालू करा, टेलीविजन से. आप ब्रांडिंग देखते हो चारों तरफ तभी तो आप जान पाते हो ना चीजों के बारे में, है ना. इन द फील्ड्स ऑफ कार, दो फील्ड्स ऑफ कार के बीच में अगर हम देखें, दो मेजर ब्रांड्स थे, एक था फियाट और एक कौन सा, एम्बेसडर वर द फाउंड. बट नाउ वी हैव मेनी चॉइसेस. अब हमारे पास अलग अलग तरीके की चॉइसेस हैं, ठीक है. MNCs क्या होते हैं, व्हाट आर द MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है. हाउ MNCs आर स्प्रेड, कैसे MNCs चारों तरफ फैली हुई हैं. एंड कंट्रोल देयर प्रोडक्शन, और कंट्रोल कर रखा है अपने प्रोडक्शन को ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ठीक है. तो हमें MNCs के बारे में पढ़ना है. MNCs इज अ मल्टीनेशनल कंपनी दैट ओन और कंट्रोल, जो अपना, वही मैं बता रही हूँ, एक से ज्यादा जहां पर सेटअप्स आपको देखने को, एक से ज्यादा कंपनी जब एक साथ काम, ठीक है. MNCs सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद द लोकल कंपनी. किसके साथ सेटअप रखती हूँ, लोकल कंपनी, मतलब लोकल कंपनीज के साथ काम करती है मिलके. MNCs बाय लोकल कंपनीज टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन. लोकल कंपनीज को कभी कभी ये क्या करती हैं, खरीद भी लेती हैं ताकि ये अपना प्रोडक्शन क्या कर सकें, बढ़ा सकें, ठीक है. MNC डेवलप डिफरेंट कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद देयर स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक गारमेंट्स, फुटवेयर, ठीक है. MNCs जो होती हैं वो ना आपकी ना छोटी छोटी कंपनीज के साथ प्रोडक्शन के लिए या फिर अपनी गुड्स के लिए क्या करती हैं, एक साथ काम करती हैं, ज्वाइंट में आती है ताकि उनको भी फायदा हो और कंपनीज को भी फायदा हो.
MNCs सेल दीज प्रोडक्ट्स अंडर देयर ओन ब्रांड, अपने नाम के अंदर के रख के वो बेचती हैं। MNCs डिटरमाइन प्राइस, वही देखती हैं प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, डिलीवरी क्या है और उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। अंडर व्हाट कंडीशन MNC सेटअप ऑफिसेस, किस किस कंडीशन के अंदर वो अपने ऑफिसेस सेटअप करती है या फिर फैक्ट्रीज को सेटअप करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो अलग अलग बेसिस के ऊपर वो चेक करती है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, मतलब मार्केट कैसी है, कोई MNC तब जाके सेटअप करेगी ना खुद को कि वहाँ मार्केट है या नहीं है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल, लेबर अनस्किल्ड है या फिर स्किल है और कितनी कॉस्ट पर मिलेंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स, अलग अलग तरीके के फैक्टर्स भी यहाँ पे प्रोडक्शन में देखते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या देखने को मिलेगी आफ्टर द इंटरेस्ट, डेवलप्ड कैसा रहेगा, मतलब डेवलप्ड होगा अनडेवलप्ड होगा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेफ्टी मेजरमेंट्स को भी देखा जाता है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ MNC, MNC के बेनिफिट्स क्या है विद द लोकल कंपनीज, अगर लोकल कंपनीज के साथ बात करी जाए तो MNCs प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मनी देती है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, लाइक बाइंग अ न्यू मशीन्स फॉर द फास्टर प्रोडक्शन, कि आप नई मशीन खरीदिए और जिससे आपका क्या फायदा हो, प्रोडक्शन बढ़ सके। MNC प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, MNC क्या देती है आपको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। MNC ऑल्सो बाय सम लोकल कंपनीज, कुछ लोकल कंपनीज को खरीद लेती है अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे कारगिल फूड्स, अ वेरी लार्ज अमेरिकन MNC हैज अबाउट स्मॉल ट्रेडर इंडियन कंपनीज, जैसे उसने परख फूड को खरीद रखा है। यहाँ पर ये है। अब आ जाओ एक बार हिंदी वाले पे, देखिए यही देखना है। वैश्वीकरण का अर्थ, पहले तो वैश्वीकरण देखेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। हमारी जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो कैसी चलेगी अगर हम दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर काम करें तो। उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण का मतलब होता है कि उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना, मतलब जो भी एक लोकल लेवल पर क्या चल रहे हैं बताओ, प्रतिबंध चल रहे हैं, प्रतिबंध मतलब रुकावटें चल रही हैं, उन सबको क्या करना, हटाना। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब MNC, क्या होता है MNC। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं। तो ऐसे कौन से देश है जहां पर वो व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं, ब्रांच जो है वो स्थापित करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके कौन कौन से हैं, पढ़ना इसके आगे के 4 पॉइंट। स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना, संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशक के धन तथा उत्पादन की न्यूनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त हो जाती है। मतलब बताओ, जो कंपनी है कंपनियों के साथ संयुक्त करते हैं। क्या संयुक्त करते हैं, एक संयुक्त मतलब होता है एक साथ मिलके काम करना। हाँ, उत्पादन करते हैं। ठीक है, आगे। कंपनियों को अतिरिक्त निवेशक के धन तथा उत्पादन की नवीन प्रौद्योगिकी भी प्राप्त होती है, धन प्राप्त होती है। धन प्राप्त होता है और नवीनतम प्रौद्योगिकी का मतलब है कि न्यू टेक्नोलॉजी। जब आप एक कंपनी के साथ काम करोगे दूसरी कंपनी में लगे तो उसकी कंपनी में किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारी किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, हम वो देखेंगे। क्या पता उनकी कंपनी और अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हो हमारी कंपनी से, जिससे प्रोडक्शन बढ़े, जिससे क्या बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ता है, रिजल्ट आपकी कीमत ज्यादा हो जाती है रिजल्ट की। और पढ़ो, स्थानीय कंपनियों को खरीदने और उसके बाद उत्पादन का प्रयास करना। बताओ क्या काम करते हो, लोकल कंपनीज को क्या काम करते हैं, खरीद लेते हैं और उसके बाद, हाँ मतलब कि अब मैंने आपसे आपकी कंपनी खरीद ली है ना, तो अब क्या होगा, अब हम दोनों मिलके काम करेंगे ना, ये वाला पंगा है। आगे छोटे उत्पादकों को
जो तुम्हारी कंपनी से और जो जिनके लिंक है उनको ऑर्डर्स देना ताकि उनकी कंपनी को फायदा हो। और दूसरा टॉपिक विदेश व्यापार और नीचे कहाँ पढ़ा, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी पढ़ो। चाहिए स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट स्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों दूरस्थ हाँ पढ़ो स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है, जिससे दूर दूर स्थानों पर पहला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। मतलब कोई एक कंपनी किसी भी जगह पर क्या करती है, साझेदारी करती है, ठीक है, आपूर्ति के लिए दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करती है और स्थानीय कंपनी का निकट प्रतिस्पर्धा। मतलब आप एक कंपनी हो, मैंने और आपने मिलके काम करा तो उसके लिए लोकल लेवल पर कंपटीशन बढ़ गया ना, तो मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, और उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी दूरस्थ स्थानों के उत्पादन से अपना प्रभाव जमा रही है। मैं वही बता रही हूँ सेम, कि उसने मान लो जूते लगाए हैं, जूते की फैक्ट्री खोल रखी है, आपने और मैंने मिलके जूतों की फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि उनको थोड़े से लो लेवल पर जो है वो क्या दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, पर अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, मेरा कंपनी का नाम जुड़ रहा है, समझ रहे हो। कोई इंसान मान लो एक एडिडास का जूता है, ठीक है, अब वो एडिडास का जो जूता है वो दे रहा है सेकंड कॉपी या फर्स्ट कॉपी दे रहा है 1500-1600 में, हम लोग 1500-1600 के अंदर ही ओरिजिनल दे रहे हैं, तो बंदा सेकंड कॉपी पे थोड़ी जाएगा, हमारे पास आएगा ना, ये है, ठीक है। जिससे अब इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उस पे पड़ेगा ना, कौन जाएगा उसके पास मार्केट में खरीदने के लिए, कोई नहीं जाएगा, कहेगा 1500 में तो मैं नया ले लूंगा ना, नुकसान होगा, ये। जिससे दूर दूर स्थानों पर उत्पादन जो भी उत्पादन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, उससे संबंधित है, ठीक है। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, ये पढ़ो। एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तुओं से सेवाओं का आयात निर्यात करना, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर सकता है, अब अलग अलग तरीके की वस्तु को या फिर सेवा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकता है, या तो एक्सपोर्ट कर सकता है या फिर इम्पोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट पढ़ो। वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन, मतलब एक कोई चीज तुम्हारी कंट्री में नहीं है और तुमने मेरी कंट्री में लॉन्च करी, तो मेरी कंट्री में क्या हो गई, नहीं हो गई, है ना, जैसे कोई हाँ ऐसे। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। अब वही बात है ना, आपने मार्केट में अपनी चीज लॉन्च करी तो ऑप्शंस बढ़ गए ना, ये दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होना लगता है। मैं वो सेम चीज बता रही हूँ, मान लो अगर इसने जूते की फैक्ट्री खोली वही वाली और हमने भी खोल रखी, हम दोनों 1500 में दे रहे हैं, मैं ओरिजिनल दे रही हूँ, उसने सोचा मैं सेकंड कॉपी के रेट थोड़े कम कर देता हूँ, 1400 कर देता हूँ, तो आप सामने वाले को क्या लगेगा कि 1400 और 1500 में है ही कितना फर्क, 100 का ही तो फर्क है, समझ रहे हो, तो मैं 1500 वाला लेता हूँ ना, या 1400 वाले को लगेगा कि नहीं यार चलो 1400 वाला ही ले लेते हैं, ये। दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हाँ कंपटीशन कर सकते हैं, कि मतलब मान लो वो गुजरात में बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, उसको पता है मेरे टक्कर का वो बैठा है, ये। इस प्रकार व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण सहायक हो सकता है, कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो वो माल पकड़ाएगा, कभी उसे जरूरत पड़ेगी तो हम माल पकड़ाएंगे, ऐसा। पढ़ो नेक्स्ट। व्यापार अवरोधक, मतलब कैसे रुकावटें आती हैं तथा इनके महत्व बताओ। वह नियम तथा कानून जो देशों के आयतन निर्यात एक अंकुश लगाते हैं। अवरोधक मैंने वही बताया ना, क्या है, लिमिटेशंस, मतलब वो नियम कानून जो देश में किसी भी देश के अंदर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, बताओ, अंकुश लगाते हैं, अंकुश मतलब रोक लगाते हैं। आगे पढ़ो। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि एवं कटौती करने तथा देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए करती है। हाँ क्यों करती है, उसके ऊपर अवरोधक के तौर पर या चीजों के ऊपर क्यों लगाया, ताकि सरकार को पता रहे कि कितनी चीज कहाँ से क्या आ रही है, किस कंट्री से, ये है, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, केंद्र एक राज्य सरकार द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को
आकर्षित करने के लिए ऐसी औद्योगिक क्षेत्रों के स्थापन जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो। सेम है कि जो सरकार है वो विदेशी कंपनियों को ऐसी इस तरीके से लुभाती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे वो फिर केंद्र सरकार हो, कि आप आइए, आपको यहाँ पर सब चीजें आपके अकॉर्डिंग मिलेगी। कैसे मिलेगी? बिजली, पानी, हाँ। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव ये बताना है आपको। बताओ। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। हाँ, जब आसपास के लोकल लोग और बाकी लोगों के बीच में, कंपनीज के बीच में कंपटीशन होता है तो उसका लाभ किसको मिलता है? उपभोक्ता को, लोगों को। आगे पढ़ो। उपभोक्ताओं के समझ पहले ही अधिक विकल्प है और वह अब अनेक उत्पादकों को उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। अब हमने वही 1500 वाला जूता लिया था, ठीक है, अब एज अ कंज्यूमर उसके पास और विकल्प है कि वो सेकंड कॉपी को उसने बोल दिया मैं 1200 में दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिसके पास 1000, 1200 का, 1100 का बजट है वो क्या सोचेगा, चल यार 1200 वाली कॉपी ले लेते हैं, अगली बार ले लेंगे। अब पर इसमें फायदा किसको हुआ? अब उपभोक्ता का हुआ ना, उसके पास मार्केट के अंदर कंपटीशन अगर आप देखोगे तो वो बहुत सारे सस्ता मिल जाता है। ये वाला वो यार, एक लोअर तुम्हें, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, एक लोअर तुम जाओगे किसी शोरूम के अंदर तुम्हें 800-900 से कम का नहीं मिलेगा, ठीक है। वही तुम बाहर आ जाओ शोरूम के बाहर ही, वो तुम्हें एकदम से 400 का मिल जाएगा। सेम। पढ़ो। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। हाँ भाई, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई है, वो कंपनी सेटअप करते हैं यहाँ पे। आगे। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। जब कोई कंपनी सेटअप हुई है तो वहां पे लोग तो चाहिए ना, तो रोजगार मिलेगा। पढ़ो आगे। भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई है, प्रतिस्पर्धा में लाभान्वित हुई है और इन कंपनियों में निरंतर प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश कर अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। मतलब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी कंपनी है वो बहुत तेजी से आगे जाके बढ़ी हुई है और उसको लाभ हुआ है और इन सबका फायदा सबको हुआ है, चाहे वो अब देखो, और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी मतलब नई टेक्नोलॉजी का साथ साथ और जो बाकी चीजें हैं कंपनीज के सेटअप को भी दूसरी जगहों पर डाला है, जिस वजह से जो एक ग्रेड साइकिल होता है ना, जो हम बोलते हैं ब्रांड वैल्यू, वो और बढ़ गई है। पढ़ो। भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। सेम है, आगे बढ़ो। सेवा प्रकार का कंपनियों विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों को सर्जन किया गया है कि जो आपको सर्विसेज दे रही हैं उनको विशेष तौर से ये सूचना दी गई है कि जो भी प्रौद्योगिकी वाली कंपनी, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, उनके लिए नए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको लेके आए हैं ताकि आप वो और अच्छे से अपना काम कर सकें। ये ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, हम फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब हमें यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ना है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड निकाल लो भाई। ठीक है। फॉरेन ट्रेड से हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फॉरेन ट्रेड से हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।